स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर का मतलब क्या है? स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स जो समय के साथ अपरिवर्तित रहे, जो गतिमान ना हो, वो है स्टैटिक। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम आवेश या आवेशित वस्तुओं के वैद्युत प्रभावों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत क्या है? स्थिर आवेशों से संबंधित अध्ययन करते हैं, जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम गतिमान आवेश से संबंधित अध्ययन करते हैं, जो कि दूसरी यूनिट है हमारी। पहली यूनिट कौन सी है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर वैद्युतिकी, जिसका पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो पहले हम जानेंगे कि फिजिक्स क्या है। तो बच्चों, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉस। ये प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, भौतिकी के अंतर्गत। अब बात आती है नेचर क्या है। तो इस पूरा जो हमारा ब्रह्मांड है, ये दो चीज से बना है, एक द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। तो पहले हम समझते हैं कि द्रव्य क्या है, मैटर क्या है, जिसका अपना मास हो, जिसका शेप हो, जिसका वॉल्यूम हो, जिसका अपना मोमेंटम हो, और साथ में जब हम किसी भी, जैसे बंदूक से गोली को छोड़ा जाता है, तो वो गोली जब यहाँ से निकलती है, आगे जब पहुंचती है, तो उसका अपना मोमेंटम होता है। लेकिन जिस जगह हिट करती है जाके, तब तक उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से हम एक चीज़ और समझ गए कि मास मोमेंटम के साथ साथ एनर्जी भी होती है। तो मैटर या द्रव्य में क्या है हमारा? मास, शेप, वॉल्यूम, मोमेंटम, एनर्जी एक्सेट्रा। इसके अलावा दूसरा क्या है? रेडिएशन। रेडिएशन जो वेव्स के फॉर्म में चलता है, जिसमें अपने वाइब्रेशन होते हैं और जिसकी अपनी एनर्जी है। सीधा आप ये समझिएगा कि रेडिएशन जैसे सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आता है, तो ये एक रेडिएशन है, लेकिन वो रेडिएशन किस फॉर्म में आता है हमारे पास तक? वेव के फॉर्म में, और उसके अंदर क्या होती है? एनर्जी। तो दोनों में एक चीज कॉमन है, एनर्जी कॉमन है, ये तो निश्चित है। और वैसे भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि मैटर मतलब मास को हम एनर्जी में और एनर्जी को मास में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसको पढ़ने में आपने आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc² पढ़ा होगा, जो महान वैज्ञानिक की एक अद्भुत खोज है। अब हम जानते हैं कि जो मैटर है, जिसके अंदर मास है, ये क्या काम करता है। इसकी एक खास प्रॉपर्टी है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये नेचर मतलब एक ही के दो बेटे हैं, नेचर के दो बेटे हैं, एक मैटर और एक रेडिएशन। कहते हैं कि जो मैटर है, जिसका अपना मास है, तो इस मास की वजह से क्या होता है? ये एक फोर्स अप्लाई कर सकता है। मास क्या कर सकता है? फोर्स अप्लाई कर सकता है। जैसे एक पृथ्वी है हमारी, और इस पृथ्वी का अपना मास है। इसके बाद ये मेरे पास मार्कर है, इसका भी अपना मास है। अब दो मास है, एक निश्चित दूरी पे है, इसको हमने छोड़ दिया, क्या हुआ? ये पृथ्वी की ओर गया, आकर्षित हुआ। तो आखिर में इसके अंदर जो प्रॉपर्टी आई है, काहे की प्रॉपर्टी? खींचने की। किधर की ओर? दूसरे भारी वाले मास की ओर जो खींचने की प्रवृत्ति इसके अंदर आई है, यह है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद अब दूसरी बात हम समझते हैं कि जैसे मेरे पास एक ये बिंदी है, मैंने क्या किया? इस बिंदी को यहां पे लगा दिया, ठीक है। अब जब इस बिंदी का अपना मास है, तो ये अर्थ निश्चित रूप से अट्रैक्ट कर रही होगी,
इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होगी, लेकिन इसके बावजूद ये यहां चिपकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बिंदी और इस बोर्ड के बीच में एक फोर्स ऐसा है जो इस ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा है। ये कौन सा फोर्स है? तो इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल। और ये वैद्युत बल आपको इस ब्रह्मांड में बहुत जगह मिल जाएगा। जैसे आप कहीं से आए, कपड़े उतारें और रात में देखें तो कुछ स्पार्क सा दिखेगा कपड़े को उतारने में, चिट चिट की आवाज आएगी। इसके अलावा जैसे हमारे पास एक ये बोल्ट है, और बोल्ट में क्या किया, ये मेरे पास नट है और हमने क्या किया, इस नट को यहाँ पे हमने थोड़ा सा लगा के छोड़ दिया। अब बताइए, इस नट का भी अपना मास है, लेकिन ये पृथ्वी की ओर नहीं आ रहा है। कोई ना कोई एक फोर्स ऐसा है जो इसको यहां से जुड़े हुए है। तो वो फोर्स कौन सा है? वो भी वैद्युत बल है। और ये ब्रह्मांड में वैद्युत बल व्यापक रूप में है और जिसकी रेंज अनंत है। जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज अनंत है, आप देखो सूर्य जो है वो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, पृथ्वी चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। तो लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। इसी प्रकार से इसके अलावा वैद्युत बल को आप समझ लिए, पूरे ब्रह्मांड में 4 प्रकार के बल हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा वैद्युत बल। इन दोनों में वैद्युत बल सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। इसके बाद 2 बल और हैं जो कहां पर काम करते हैं? नाभिक के अंदर। और जिनमें से एक को कहते हैं प्रबल बल और एक को कहते हैं हम दुर्बल बल, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स। तो ये 4 प्रकार के बल हैं, जिसमें से अभी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जाना, जिसके लिए कौन उत्तरदायी है? मास। अब दूसरा कौन सा फोर्स है जो हमने बताया? वैद्युत बल। हम एक बार और वैद्युत बल के बारे में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। मेरे पास ये 2 स्ट्रॉ हैं और हमने क्या किया, इन दोनों स्ट्रॉ को इस कपड़े से इसको रब किया। जब हमने इसको रब किया, जब रगड़ा तो क्या हुआ देखते हैं। हमने इसको रगड़ दिया और रगड़ने के बाद, और जबकि देखो प्लास्टिक है, ये क्या है? स्ट्रॉ प्लास्टिक है, लेकिन प्लास्टिक में हमने क्या किया, इसको यहां पे इसको रख दिया। ठीक है, जब इसको रख दिया, अब हमने क्या किया, इसको पास में ले गए। वो ये क्या हो रहा है? ये इसका मतलब है कि कोई ना कोई इसके और इसके बीच में कोई एक फोर्स ऐसा है जिसकी वजह से ये दूर भाग रहा है। ठीक, तो फोर्स कौन सा है? ये हम वैसे ही बता चुके आपको, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स आखिर आया कहां से है? तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के आने की जो वजह है वो कहां से हमने किया? इसको रगड़ा, फ्रिक्शन पैदा किया, घर्षण किया, घर्षण पैदा किया। तो घर्षण की वजह से क्या हुआ? इसमें एक प्रॉपर्टी आ गई। काहे की प्रॉपर्टी? आकर्षण की या प्रतिकर्षण की जो प्रवृत्ति आई है, और इसी को हम कहते हैं चार्ज, वैद्युत आवेश। और ये चार्ज जो होता है, अब जब हम इसको इधर से लेके आए, तो अब आप बताओ, दोनों को हमने रगड़ा तो इनमें से, इन दोनों में से वैद्युत आवेश हमने बताया, वैद्युत आवेश होता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका नाम रखा है, एक का नाम धन आवेश और एक का नाम ऋण आवेश। अगर इस पे धन है तो इस पे भी धन है, इस पे ऋण है तो इस पे भी ऋण है। ठीक है, तभी ये क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। अब आप ये बताइएगा कि इनमें जब हमने इसको रगड़ा, अच्छा चलो हम इसको पास में लाते हैं, ये देखो इसको आकर्षित कर रहा है। इसको क्यों आकर्षित कर रहा है? निश्चित रूप से कि इन दोनों के बीच में विपरीत प्रकार का आवेश है और इन दोनों के बीच में समान प्रकार का आवेश है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इनमें से किस पर धनावेश है, किस पर ऋणावेश है। तो इसके लिए फैराडे ने बहुत से पदार्थों के साथ एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने एक सीरीज बनाई है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, जिसका क्रम है पहले कांच, फलालेन, ऊन,
सिल्क, धातु, रबर, मोम और प्लास्टिक। इस तरीके से ये सीरीज है और इस सीरीज इतनी महत्वपूर्ण है जो हमें ये बताती है कि अगर आपने कांच को ऊन से अगर आप रगड़ते हैं तो कांच में धनावेश आएगा और ऊन में ऋणावेश आएगा। कहने का मतलब है कि ऊपर से जब नीचे की ओर आएंगे आप तो ऊपर वाली वस्तु को नीचे वाली किसी भी क्रम की वस्तु से अगर आप रगड़ते हैं तो ऊपर वाली वस्तु में धनावेश आएगा और नीचे वाली वस्तु में ऋणावेश आएगा। ये फैराडे की बहुत महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है। तो अब हम यहां तक इतना तो समझ गए कि आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। अब हम समझते हैं कंडक्टर्स, चालक क्या होते हैं। तो आप जानते हैं कि चालक वो हैं जिनमें से आवेश का प्रवाह हो सके आसानी से। और अचालक किसे कहते हैं? अचालक या विद्युत रोधी, इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, उसे हम कहते हैं अचालक। ठीक है, इसके बाद अब हम समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है? मतलब स्थिर वैद्युत प्रेरण। एक को रब किया तो इन दोनों में से किस पे कौन सा आवेश आएगा? ये प्लास्टिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में सबसे नीचे है, सबसे नीचे है तो कौन सा आवेश होगा? माइनस। बिल्कुल सही। इस पे कौन सा आवेश होगा? प्लस। अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि मेरे पास ये कागज के टुकड़े हैं, ठीक है, और हम इस कागज के टुकड़ों के पास इस स्ट्रॉ को लेके आते हैं। ये क्या हुआ? ये देखिए, आप कुछ देख रहे होंगे कि इस पे कागज के टुकड़े चपक रहे हैं। हुआ क्या? आखिर में जब ये कागज का टुकड़ा है तो इसका अपना मास है तो इसको किधर जाना चाहिए था? अर्थ की ओर। लेकिन ये किससे चपक गया? इसके अंदर। तो इससे चपकने का मतलब हुआ कि इस पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स से भिन्न है। और उस फोर्स का हमने क्या नाम बताया आपको? वैद्युत बल। तो ये वैद्युत बल इस पे काम कर रहा है और इस वैद्युत बल के प्रभाव से और इस घटना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, स्थिर वैद्युत प्रेरण। अब हम पढ़ते हैं कि आखिर में चार्जिंग की मेथड्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी विधियां हैं आवेशित करने की। तो पहली विधि है प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा जो आपने इंडक्शन के द्वारा अभी आपने देखा ही लिया कि प्रेरण के द्वारा ये कागज चपक रहा है। दूसरी विधि है चालन द्वारा। चालन द्वारा क्या होता है कि हमने क्या किया कि अगर हम किसी आवेशित छड़ को हमने जैसे लिया और किसी चालक के पास लेके गए। चालक मीन्स ये चालक पदार्थ है और ये अचालक पदार्थ है। अगर हम इस अचालक पदार्थ के आवेश को इससे टच कराते हैं तो ये आवेश क्या होगा? इसमें चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि ये चालक है। तो इस प्रकार से ये दूसरी विधि है हमारी चार्जिंग बाई कंडक्टर्स। और तीसरी विधि है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा, जो कि उतनी देर से हम लोग कर ही रहे हैं, घर्षण के द्वारा, क्योंकि इसको रब करके तभी तो चार्जिंग पैदा कर रहे हैं। तो ये घर्षण के द्वारा है चार्जिंग। कूलाम का नियम आपको हमने नोट्स दे दिए हैं और उसके आधार पर आप पूरा पढ़ते रहिएगा। कूलाम का नियम है दो स्थिर बिंदु आवेश, दो शब्द हैं इसमें, स्थिर है और बिंदु आवेश है। तो स्थिर कौन सा होता है? जो समय के साथ जो गति जिसमें ना हो वो तो हो गया स्थिर। और बिंदु आवेश किसे कहेंगे? जो दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है, तो उसकी तुलना में इन आवेशों को हम कहते हैं बिंदु आवेश। तो दो स्थिर बिंदु आवेश हैं और जो कि एक दूसरे से अगर स्मॉल r दूरी पर है, एक पे आवेश q1 है, दूसरे पे आवेश q2 है और इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो कूलाम ने एक नियम बताया है जिसके अनुसार उन्होंने कहा है कि इन दोनों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है और ये वैद्युत बल जो इलेक्ट्रिक फोर्स है F समानुपाती होता है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा अनुपात होता है। एवं इसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, अनुदिश का मतलब है या तो
आकर्षण है अगर तो इस दिशा में, प्रतिकर्षण है तो इस दिशा में, इसी में होगी। अब अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो कोई नियतांक आएगा, और इस नियतांक जिसको हमने स्मॉल k से प्रदर्शित कर दिया, और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इस स्मॉल k को हम कहते हैं समानुपातीय नियतांक या कूलाम नियतांक भी कहते हैं। यह है आपका कूलाम नियतांक। इसके बाद अब एसआई पद्धति में इसका मान जो ज्ञात किया गया है वो मान है k का मान, k का जो मान एसआई पद्धति में वो 9 गुणे 10⁻9 मात्रक, ये k स्मॉल k है। अब जब 9 गुणे 10⁻9 तो ये f का मान कितना हो गया, 9 गुणे 10⁻9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये आपका सूत्र बन गया। इसके बाद इस k के मान को हम 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट c बनाते हैं और 20 से काट देते हैं। इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट अगर हम जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, जहां पे एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक है। अब k का मान यहां पर रख दें तो f का मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया। अब यदि माध्यम दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम होता है, परावैद्युत को मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक मतलब जिसमें आवेश का प्रवाह ना होता हो, जैसे ये प्लास्टिक है या कोई भी परावैद्युत पदार्थ अगर भरा है, तो उस स्थिति में जो F का मान है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जहां पे k क्या है, इसे हम कहते हैं k को माध्यम का परावैद्युतांक। k क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। तो इतना हम आज पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।